नमस्कार साथियों, बीएसपी एजुकेशन हब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि क्या नाम विकलांगता क्या है। हमने विकलांगता को समझा था साथियों। 2 वीडियो मैंने विकलांगता पे निकाली थी स्पेशल। विकलांगता के फिर उसके बाद में हमने प्रभाव समझे थे, विकलांगता के कारण क्या क्या है, किस कारण ये विकलांगता है वो पनपती है। तो साथियों, अपने ने एक नए अध्याय का शुरुआत किया था। जो वो नया अध्याय था वो था कि विकलांगता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो आज हम उसी कड़ी में एक आगे लेके जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बौद्धिक अक्षमता को विस्तृत रूप से समझा था। अभी बौद्धिक अक्षमता का एक पार्ट अभी पेंडिंग था, जो आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको। बौद्धिक अक्षमता का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आगे कैसे डिवाइडेशन किया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिसको अच्छा लगे वह अपना प्यार यूं ही बनाते रहिए, आपका साथ ही मेरा विश्वास है। तो साथियों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया, क्या है इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है, बौद्धिक अक्षमता है, ये आईक्यू डेवलपमेंट न होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है, तो एक आप मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी के अनुसार भी देख सकते हो, क्यों इसका आईक्यू ही बेस्ड रहता है। साइकोलॉजी के अंदर जो इसका डेवलपमेंट किया गया है, जो विकास की जो प्रक्रियाओं को समझा गया था, वो ये समझा गया कि आईक्यू लेवल है वो विभिन्न बालकों में विभिन्न विभिन्न होता है। हर एक बालक का अलग अलग हो सकता है। एवरेज एक अलग चीज़ है और एक प्रैक्टिकल जो डिजिट मान है वो अलग अलग है। तो उस चीज़ को समझने के आधार पे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बौद्धिक क्षमता के जब बालकों पर अध्ययन किया तो भी पाया कि बौद्धिक क्षमता के जो बालक है उनमें भी आईक्यू अलग अलग होता है। किसी में 50 है, किसी में 70 है, किसी में कितना है। तो साथियों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बौद्धिक क्षमता वाले बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है और सामान्य व्यक्ति का कितना होता है। सामान्य व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 120 होता है और बौद्धिक क्षमता का जो आईक्यू लेवल है वो या तो 70 होगा या 70 से कम होगा। और 70 से जो 90 के बीच में रहता है साथियों, जो उसको हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं। यानी कि बॉर्डर लाइन, आप जैसा नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, लाइन के बिल्कुल समीप, जो सामान्य की रेखा स्टार्ट होती है उनमें ये जो विद्यार्थी है बॉर्डर लाइन्स वाले, ये सामान्य स्कूलों में भी आपको नजर आ जाते हैं। इनको हम मेनली स्नो लर्नर बोलते हैं। ये एक्टिविटी या अध्ययन की जो एक्टिविटी होती है उसमें अपना जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे दिखाते हैं। ये सीखते बहुत धीमा है, इसलिए इनको स्लो लर्नर कह देते हैं। बल्कि ये बाकी जो कार्य है, एक्टिविटीज़ है, वो कर सकते हैं, समाज में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं। पर इनमें जो आईडी के लक्षण सब वो नहीं दिखाई देते, बस इनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो देता है। अब बात करते हैं सर कि मैंने कहा जैसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हाँ साथ ही हम उसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक क्षमता को है जो मनोवैज्ञानिक रूप से आगे जो भागों में 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से साथियों, मैं आपको वो भी बताऊंगा और उन 4 भागों के जो विस्तृत होगा उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया, हाँ टाइम लगेगा मगर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ छूटेगी नहीं। जितना मेरे को अध्ययन में होगा मैं उतना ज़्यादा आपको करवाऊंगा प्रोवाइड। वो कहते हैं ना, कुछ कदम तुम चलो कुछ कदम हम चलेंगे, दोनों जब एक साथ चलेंगे तभी तो मंजिल के समीप आएंगे। तो साथियों, वही बात है कि धीरे धीरे प्रयत्न करने से हम मंजिल को भी पा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो साथियों, मनोवैज्ञानिक क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, सर इनको 4 कैटेगरी में अपने बांटा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। आप एक बार 2 बार मेरे साथ अगर इसको बोलते हो तो मेरा यह अनुमानना है इस वीडियो के साथ ही आपको ये याद हो जाएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अब बात कर ली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 चीज है क्या। माइल्ड में तो अति अल्प बौद्धिक क्षमता कहते हैं हिंदी में। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इक्वल टू अति अल्प बौद्धिक क्षमता। अति अल्प बौद्धिक क्षमता ये जो होती है, इनमें जो बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है, यानी इनमें जो आईक्यू का मान है वो कितना होगा। तो साथियों, इनमें जो आईक्यू का मान है वो 50 से 70 रहता है। अर्थात इनका जो आईक्यू है वो या तो 50 होगा या 70 होगा, यानी तो इनके बीच का कंडीशंस होगा। यानी कि 50 से स्टार्ट होकर 70 तक रहता है, क्योंकि 70 से ऊपर चले जाएंगे तो बॉर्डर लाइन में हो जाएगा और 50 से नीचे चले जाएंगे तो मॉडरेट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो साथियों, माइल्ड हो गया, उसके बाद मॉडरेट, इसका भी हम धीरे धीरे विस्तृत करेंगे।
अभी मॉडरेट की बात करते हैं। मॉडरेट क्या चीज़ है? मॉडरेट को आप मध्यम बौद्धिक क्षमता बोल सकते हो। जो इसका आईक्यू लेवल है वो 35 से 50 रहता है। मेरा क्या, कम से कम 35, अधिकतम 50। 50 होने पे माइल्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, अब आता है सीवियर। सीवियर है बौद्धिक क्षमता जिसको हमने गहन बौद्धिक क्षमता मान सकते हैं, मतलब हिंदी में इसका उच्चारण गहन बौद्धिक क्षमता। सीवियर, सीवियर का जो आईक्यू लेवल है वो 20 से 35 रहता है, अर्थात कम से कम 20, अधिकतम 35। ठीक है, तो आईक्यू लेवल की बात हुई। उसके बाद में सीवियर के बाद में एक कैटेगरी और है प्रफाउंड। प्रफाउंड की जो बौद्धिक क्षमता है वो, प्रफाउंड की जो बौद्धिक क्षमता है वो सीवियर से कम होती है, अर्थात 20 से कम बौद्धिक क्षमता वाले बालक प्रफाउंड में आते हैं। प्रफाउंड के अंदर जो आईक्यू लेवल है वो 20 तक, मैक्सिमम 20 से कम होगा। कुछ साथी कह देते हैं कि सर जो मतलब जीरो लेवल आईक्यू लेवल किस में होगा, तो मैं उन सबको ये बता देता हूँ कि जीरो लेवल का आईक्यू कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे आईक्यू क्या चीज़ है? बुद्धि लब्धि, मस्तिष्क की एक्टिविटी, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की दर भी कह सकते हैं, मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है। तो जिस व्यक्ति में मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा, अर्थात जिसका आईक्यू लेवल जीरो होगा, वो डेथ होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि 20 से कम होगा, न कि जीरो होगा। तो ये याद रखना। कभी कभार ये पूछ लेते हैं क्या जीरो जो कैटेगरी है आईक्यू लेवल जिसका मान जीरो है, क्या उसको हम प्रोफाउंड में रख सकते हैं या किस कैटेगरी में रखते हैं? तो साथियों ये याद रखना कि जीरो किसी में नहीं आता, क्योंकि कभी भी व्यक्ति का आईक्यू लेवल शून्य नहीं हो सकता। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अभी मैं इसका एक बार आपको रिपीटेशन दे देता हूँ, छोटा सा आईक्यू लेवल और क्लासिफिकेशन। माइल्ड, माइल्ड के अंदर 50 से 70, मॉडरेट है जो 35 से 50, सीवियर है 20 से 35, प्रोफाउंड 20 से लो, लो मतलब कम। ठीक है, उसके बाद में जो इनकी जो प्रणाली है माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट, इनका जो आईक्यू लेवल है, और मतलब पहले हम जैसे एक एक टॉपिक्स को करते हैं। पहले हम जैसे माइल्ड लेते हैं। माइल्ड का क्या है? ये टोटल जैसे बौद्धिक क्षमता 100 है तो उसके अंदर ये 85% माइल्ड के केसेस मिलेंगे, जिनमें बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी अल्प है, मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं है, कम है, जिनका आईक्यू लेवल 50 से 70 है। ऐसे केस आपको 85% तक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हल्के मतलब प्रयास से समायोजन भी कर सकते हैं, इनमें स्किल डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। और दूसरा, इनको पहचानने में थोड़ी मतलब दिक्कत भी आ सकती है। कुछ जैसे होता है ना एक्टिंग, जैसे ये पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, बट क्या उनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये समायोजन भी कर लेते हैं? कुछ क्षेत्र पे वो खड़े उतरते हैं कि हाँ ये आईडी के, कुछ क्षेत्र में आईडी में खड़े नहीं उतरते। मॉडरेट है वो, मतलब टोटल आईडी की परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4% है वो मोल्ड के केस, मतलब मॉडरेट के केस मिलते हैं। मॉडरेट के जो व्यक्ति है इनमें प्रशिक्षण होते हैं, इनमें स्किल्स डेवलपमेंट हो सकती है, आप इनमें प्रयत्न करो तो ये कुछ सीख सकते हैं। माइल्ड के हैं वो शैक्षणिक कार्य भी कर सकते हैं 6ठी 7वीं 8वीं तक, और जो मॉडरेट है वो प्रशिक्षणीय कार्य भी कर सकते हैं। ये आगे भी ये टॉपिक्स है, मतलब क्लासिफिकेशन इनका भी है अपने माइल्ड, मॉडरेट वगैरह। तो उसके बाद में हम एक बात और करें तो उसमें भी आप देख सकते हो जो प्रोफाउंड के और जो सीवियर और प्रोफाउंड है, ये मेन रूप से जैसे जो विशेष विद्यालय होते हैं उनमें केयर ग्रुप होते हैं ना, उन केयर ग्रुप के बालक होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, इनकी स्किल डेवलपमेंट मतलब बहुत कम होती है। ये बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, बहुत मतलब एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रयासों से सीखते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, अपनी दैनिक एक्टिविटी करने के लिए दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, ये भी इनके लक्षण है। अब साथियों हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन लिया गया है वो शिक्षा के आधार पर लिया गया, यानी कि एजुकेशन को थीम बनाकर, एजुकेशन को बेस बना के, बेस ऑफ एजुकेशन के आधार पे अगर हम आईडी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो साथियों उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक शैक्षणिक, प्रशिक्षणीय और अत्यासुरक्षित या सुरक्षात्मक। तो इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कह देंगे हम एजुकेशनेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है एजुकेशनेबल, ऐसा मतलब ऐसे जो बालक जो मतलब कुछ हद तक एजुकेशन को ग्रहण कर सकते हैं, कुछ हद तक जीवन रेखा माने के लिए एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो माइल्ड का है पेशेंट, उसमें क्या 50 से 70 आईक्यू है। अगर उनमें आप माथा मारे या फिर वो अलग अलग टेक्निक्स लगाए, अपनी जो टेक्निक्स है उसको अगर डेवलपमेंट कीजिए उनके अनुसार, तो वो बालक से वो सीख सकते हैं। प्रशिक्षणेबल, जैसे आप प्रशिक्षणेबल में ले सकते हो मेनली मॉडरेट की कैटेगरी, क्योंकि उनका जो आईक्यू लेवल है वो 50 तो है। ठीक है, अपने उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाए, उसको कोई प्रशिक्षण करवाया जाए, जीवन कौशल के तरीके बताए जाए, तो वो
सहयोग की सहायता से सीख सकते हैं। कस्टोडियल में क्या था, कस्टडी, नाम से पता लग रहा है कि ऐसे बालक या ऐसे IQ लेवल या ID के बालक जिनको कस्टडी में रखना पड़े। कस्टडी ऐसे नहीं कि उसको जेल में या किसी चीज में रखना, आप कंफ्यूज मत होइए। कस्टोडियल का मतलब है उनको निगरानी में रखना। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, डेली जो रूटीन की एक्टिविटी करते हैं उसके लिए ये किसी और पे आश्रित रहते हैं। ये जब किसी और पे आश्रित रहेंगे तो इनको निगरानी में रखना पड़ेगा। अपनी जो स्वतः क्रिया हैं उनको करने के लिए ये किसी और पे आश्रित रह जाएंगे। किसी और पे आश्रित होने के कारण ही इनको अभिरक्षित रखा गया। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पे आश्रित है कि मेरे को किसी को एक्टिविटी करानी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पर अपनी निगरानी रखूं कि वो एक्टिविटी सीख रहा है नहीं कर रहा, या उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उसको कोई इशू क्रिएट ना हो। तो ऐसे करके रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक टॉपिक है जो आपके लगभग हर विकलांगता को इसमें ऐड किया गया है, जन्म के आधार पर आना विकलांगता। अब जन्म के आधार पर देखिए साथियों, जन्म की जो अवस्थाएं मानी गई है वो 3 मानी गई, यानी कि शरीर में, बॉडी में विकलांगता का जो प्रवेश है वो किस प्रकार होता है। ये देखिए, जन्म जन्म से या तो वो पहले आएगी, नॉर्मल सी बात है कि अनुवांशिक बीमारी है, जैसे अनुवांशिक तक आप अध्ययन करते हैं, जो जेनेटिक है, जीनों के द्वारा आती है विकलांगता है, वो या तो आएगी जन्म से पहले या जन्म के बाद में आएगी। ठीक है, यानी कि जन्म होने के बाद में या जन्म के समय भी। तो अब इन चीज को हम क्लियर करते हैं, जैसे प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल। प्री नेटल यानी कि प्री मतलब जन्म से पहले, नेटल जन्म, पोस्ट यानी बाद में, पोस्ट नेटल जन्म के बाद। अब बात करते हैं इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने ये जो आपको नेटल प्री नेटल वाला कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ साथियों, ये याद रखिए, ये हर एक विकलांगता का एक क्लासिफिकेशन माना गया है, क्योंकि विकलांगता आने का जो एक तरीका है वो यही है। अब प्री नेटल की बात करते हैं साथियों। प्री नेटल वो अवस्था होती है जिसमें बालक है वो अपनी मतलब माता के गर्भ में पल रहा होता है, अर्थात जो 9 मंथ का जो बेबी टाइम पीरियड है, जिसको हम गर्भ काल भी बोलते हैं, उस काल के अंदर अगर जैसे कोई विकलांगता के लक्षण प्रकट हो या विकलांगता ही प्रकट हो जाए तो उसको हम प्री नेटल कहेंगे। जन्म के समय अगर विकलांगता के लक्षण प्रकट हो या जन्म के दौरान, तो हमको उसको नेटल कहेंगे। जन्म के बाद में, चाहे वह एक्सीडेंटली हो, ज्ञात अज्ञात कारणों से हो, ठीक है, चाहे मतलब किसी भी प्रकार से जन्म के बाद में लक्षण प्रकट होंगे, तो हम उसको पोस्ट नेटल कहेंगे। अब साथ ही बात ये रही है साथियों कि ये जन्म से पहले कैसे आती है, ये क्या रीजन क्या है, तो साथियों उसका भी मैं बताता हूँ। जन्म से पहले जो विकलांगता है वो इस प्रकार आती है, जैसे क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 9 मंथ का बेबी टाइम पीरियड होता है, कि गर्भकाल होता है, इस दौरान शिशु की संपूर्ण संरचना एक भ्रूण में डेवलपमेंट होती है, वो भ्रूण ही शिशु का रूप लेता है। तो इस दौरान क्या, जैसे मान लीजिए कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, अगर वह नशा करती है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पे देखेगा। बिना डॉक्टर के हेल्थ से वह पेन किलर्स वगैरह लेती है तो उसका प्रभाव बच्चे पे दिखेगा। अगर मतलब माँ के पोषण में कमी होगी तो निश्चित है बेबी के पोषण में कमी होगी, उसके शरीर के डेवलपमेंट में कमी होगी। अगर एक्सीलेंटली अगर उसके गर्भ पे चोट लगती है तो वो चोट का असर निश्चित रूप से आने वाले बेबी पे दिखाई देगा। तो ये है कि प्री नेटल की कंडीशंस, यानी इसीलिए कहते हैं ना, अपने जैसे कुछ कहते भी है कि माँ जो होती है ना वो हर दुख को समझ लेती है, हर एहसास को समझ लेती है, चाहे वह कितने भी दुखों से गुजर रही हो, मगर वह 9 मंथ में भी बिन वजह भी हंस लेती है। तो वो क्या है, वो यही चीज़ें हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो हैप्पी रहेगी, अगर वो हेल्थी रहेगी तो उसका जो बच्चा है वो भी हेल्थी रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि आधे से ज़्यादा विकास है, आधे से ज़्यादा क्या, आप देखिए पूरे शरीर का डेवलपमेंट है वो भ्रूण अवस्था में हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं नेटल। जो नेटल वाली एज है साथियों, उसके अंदर जो क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो जन्म होते ही वो रोता नहीं है। आपने एक मतलब कुछ फिल्मों में देखा होगा कि जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो डॉक्टर उसको थप्पड़ मारता है, वो मारता नहीं है, वो उसको रुलाने का प्रयत्न करता है। जैसे भी हो बच्चा हाथों हाथ रोना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो रोएगा उसके ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। इसीलिए मतलब छोटे थके पे जो मतलब ये कहते हैं ना डॉक्टर होते हैं जो बच्चे होने पे मारते हैं, वो इसीलिए मारते हैं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी रोए, रोने से उसका ऑक्सीजन जो लेवल है शरीर के अंदर वो बढ़े, वो धीरे जल्दी से जल्दी सांस खींचे और मस्तिष्क तक उसका जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाए। इसीलिए बच्चे को जन्म होते ही रुलाया जाता है।
जन्म होने पे बच्चा न रोना, प्लेसेंटा की आहारनाल होती है उसके अंदर सिर वगैरह फंस जाना जिसके कारण ऑक्सीजन ना जा पाना, ठीक है। और भी इसका केस है जैसे पीलिया है, रूबेला वायरस है, तो ऐसे जो सिम्टम्स है वो आपको दिखाई देंगे। अपने इसका एक अलग से चैप्टर्स होगा, उस पर भी अपने अध्ययन करेंगे। और एक बात करते हैं साथियों, पोस्ट नेटल में क्या होती है कि विकलांगता है वो जन्म के बाद में डेवलपमेंट होती है, विकसित बाद में होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी की मतलब दुर्घटना होगी, दुर्घटना होने पे उसके कोई शरीर का पार्ट है वो मिसक्रेज हो गया या एक्सीडेंटली खत्म हो गया तो वो हैंडीकैप में आ जाएगा। आइस खत्म हो गए तो वो वीआई का पेशेंट बन जाएगा। कान की अगर श्रवण शक्ति एक्सीडेंट से खत्म हो जाती है, एचआई बन जाती है। अधिकतम तो क्या है नहीं, जैसे मान लीजिए अपने आईडी की अगर बात करें विशेष रूप से, तो आईडी के अंदर क्या डेवलपमेंट रहता है कि आईक्यू लेवल है वो 18 की एज तक विकसित होता है। तो 18 की एज के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी मान लीजिए 5 साल का या 10 साल का बच्चा है, उसके मस्तिष्क पे चोट लगने पे उसका जो आईक्यू डेवलपमेंट वाला सिस्टम है वो रुक जाए। समझने की कोशिश है, 5 साल का बच्चा है, उसके मस्तिष्क पे चोट लगी, उसके आईक्यू लेवल डेवलपमेंट है वो रुक गया। रुकने के कारण क्या होगा कि वो बौद्धिक क्षमता में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? उसका आईक्यू लेवल तो 5 साल है, ठीक है, और वो उसका जो शारीरिक आयु है वो बढ़ती जाएगी। वो 20 साल का होने पर भी 5 साल के भांति व्यवहार करेगा। तो साथियों इसी तरह मैंने आपको बताया ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्लासिफिकेशंस है जो अलग अलग सिम्टम्स में अलग अलग रूप में ले सकते हो। कुछ इसको जैसे वैसे भी लेते हैं कि सहायता के आधार पे, अगर वह व्यक्ति स्वयं सहायता कर सकता है तो उसको मतलब आत्मनिर्भर कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर किसी पे आश्रित रहता है तो उसको सहायता वाले में रख सकते हैं। कितना आश्रित रहता है? एक सिंगल व्यक्ति पे आश्रित रहता है, अपनी दैनिक एक्टिविटी पर आश्रित रहता है, तो इस आधार पे भी आप उसको डिवाइडेशन कर सकते हो। बट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवाई है। साथियों अब अपने एक चीज और बताता हूं आपको कि विकलांगता है ना, ये जो चैप्टर्स है जितना इजी दिखाई देता है उतना ही डिफिकल्ट भी है। बट हाँ ये है कि फील्ड अपना नया है, स्पेशल बीएड और डीएड ये सब जो चीज़ें हैं, विकलांग बच्चों को पढ़ाना, इनको ट्रेन करना, ये सब नया है। बाकी एजुकेशन ने जो डेवलपमेंट हासिल की है वो अपने भी हासिल करेंगे, मगर कब करेंगे? जब सहयोग आपका भी होगा। अर्थात जितना अपने प्रयत्न करते जाएंगे उतना ही हम मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। साथियों कुछ लाइंस अदा करता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना प्यार है वो ऐसे ही बरकरार रखिए। तुम रुकना मत, तुम थकना मत, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। कुछ दुआएं भी साथ है, कुछ हवाएं भी साथ है, अभी तो चलना बहुत बाकी है। मंजिल को भी पा लेंगे एक दिन, मंजिल की आंखों में आंखें डाल भी देंगे और कह भी देंगे चल छुट्टी, तेरी कोई औकात नहीं, तू मुझको रोकने वाली कौन है। अर्थात अपने मंजिल को भी मिलेंगे। और साथियों ये श्योर है कि हम किसी न किसी हाल में ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।